नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डू द वर्कआउट of the numericals. So there are few numericals in which we are using few mathematical concepts. So to proceed further, we have to understand that mathematical steps because maybe the bio students are facing problem in that. So let us do that. कि हमारे पास सबसे पहले है दोस्तों कि साइक्लिक फोर्सेस, और इनका दूसरा नाम भी होता है दोस्तों, आपने पढ़ा है कंकूरेंट फोर्सेस। ठीक है, ये लॉजिक कहाँ से लिया गया है? ये लॉजिक है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल वी हैव ए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. So we understood that we have n number of vectors and we keep on setting or means placing them as head tail head tail head tail, and lastly when you close the side, that side is closed by the opposite vector. So obviously these vector, this vector is the resultant of these infinite, you can say the n number of the vector. ठीक है, ये अपने को पता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये आर जो है, बिल्कुल फोकस करना इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, खासकर बायो वाले, क्योंकि ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आते हैं, इसलिए बी केयरफुल. ठीक है, तो अगर आपके पास ये क्या हो गया दोस्तों, आर है, तो आर मीन्स ऑल द वेक्टर आर टेकन इन वन ऑर्डर एंड द लास्ट वेक्टर वी हैव टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, एंड दैट लास्ट वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर और सिंपली द सम ऑफ दिस टू थ्री वेक्टर्स. ये हम इसको पॉलीगन लॉ में कर चुके हैं. वी ऑलवेज सॉल्व दिस लाइक दैट, क्योंकि हम लोग ऐसे जोड़ते चलते हैं और ये होता चलता है. तो ये बेसिक अपने को 11th में पढ़ा है. तो हमने क्या लिखा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस. लेकिन अगर सोचिए कि आर वेक्टर भी ना हो तो क्या होगा, तो आप ऐसे लिखेंगे कि दिस इज 1 2 3 4 ये लास्ट. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर अपने यूज कर सकते हैं. अगर अपने ऐसे कर दिया तो इसमें क्या हो गया, इसमें आपका आर जो आप अपोजिट वेक्टर ले रहे थे दोस्तों, वो क्या हो गया, वो नहीं है अब. इसका मतलब वी शुड राइट दैट इज जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर एंड सो ऑन, देयर सम इज जीरो. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइक्लिक फोर्सेस. ठीक है, ऐसी फोर्सेस जिनका बॉडी के ऊपर काम करने के बाद उनका रिजल्टेंट दोस्तों जीरो हो जाता है, ऐसी फोर्सेस का नाम पड़ता है साइक्लिक फोर्सेस. क्या नाम पड़ता है? साइक्लिक फोर्सेस. अब आप बोलेंगे सर कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बिल्कुल है. ठीक है, अब मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ. हम लोगों ने पहले इस एग्जाम्पल को किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों के पास क्या था दोस्तों, इस तरह से एक ट्राइंगल थी जिसको अपने सीखा था. ये क्यू क्यू, ये तीन आपके पास चार्जेस थे, और ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या था दोस्तों, सेंट्रॉइड था. फिर हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन चार्ज रखा है क्यू, तो इसके ऊपर नेट फोर्स लगाने के लिए अपन ने ऐसे करके इसके ऊपर सारी फोर्सेस को ड्रॉ किया था दोस्तों, लाइक दैट, दिस वन. ठीक है, और लास्ट फोर्स थी ये. तो हमने ये देखा था कि ये तीनों फोर्सेस पहले तो मैग्नीट्यूड में सेम है. ठीक है, और फिर क्या देखा कि इन तीनों फोर्सेस का जो असर मतलब जो रिजल्टेंट आ रहा है इस चार्ज के ऊपर, वो क्या हो गया था, जीरो. तो वी शुड से दैट द सम ऑफ दीज या समेशन ऑफ दीज फोर्सेस इज जीरो ओवर द दिस चार्ज. तो इसका मतलब ये तीनों फोर्सेस क्या कहलाएंगी दोस्तों, ये तीनों फोर्सेस कंकरेंट फोर्सेस या साइक्लिक फोर्सेस कहलाएंगी. ठीक है, अब आते हैं अपन उस थीम के ऊपर जो हमें सीखना है, कि ये चीज तो हमने एज ए कॉन्सेप्ट वाइज सीखी. ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि अगर ऐसा होता है, ये अपने को ट्रिक सीखना है. ठीक है, कि अगर हमारे पास इसी सिचुएशन को अपन ऐसे लेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि यू हैव बीन आस्क्ड दैट इज वी हैव द द फर्स्ट चार्ज हियर एंड द सेकंड चार्ज हियर, एंड अब ये जो है ये यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका एक फिर से ऑब्जर्वेटरी चार्ज है, और आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो फोर्स लगी और ये जो फोर्स लगी, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो फोर्स लगी है, इन दोनों फोर्सेस के कारण
यहाँ पे कितना रिजल्टेंट आएगा, कितना इसका परिणाम होगा। ठीक है, तो अब इस केस में आपको देख लीजिएगा कि यहाँ पे ये चार्ज नहीं है। यहाँ अब सिर्फ क्या पूछा जा रहा है कि ये फोर्स चार्ज है और ये चार्ज है और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इस सेंट्रॉइड के ऊपर अब आपसे फोर्स निकालने को पूछ रहा है। अब आपको पता है कि ये फोर्स तो नॉन जीरो या जीरो नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगी, नॉन जीरो होगी। लेकिन हम इस क्वेश्चन को बिना किसी एफर्ट के बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे बच्चों? आपको पता है कि वी हैड थ्री फोर्सेस, वन इज एफ, अदर वन इज एफ, थर्ड वन इज ऑल्सो एफ। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये थी, इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है कि ये वाली फोर्स तो यहाँ पे है ही नहीं, जो थर्ड फोर्स है। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ गया फिर, F1 और प्लस F2। ठीक है, ऐसे सोच रहे हैं अपन। तो इसका मतलब ये जब तक ये फोर्स यहाँ पे नहीं होगी तब तक ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, इसलिए हमने क्या करना है, इसी ट्रिक को अपनाना है कि इन दोनों फोर्सेस के कारण जो भी रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, वो ऐसा होगा कि वो इस फोर्स के होने से क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। तो मींस इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तभी जाके ये साइक्लिक कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो ये एक ट्रिक है जो अपन फिजिक्स में कई बार बड़े बड़े क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे इस तरह का फॉर्मेट दिया हो। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले तीनों फोर्सेस में ऐसा क्या गुण होना चाहिए, तो तीनों फोर्सेस में गुण ये होना चाहिए बच्चों कि सबसे पहले तो वो सारी फोर्सेस क्या है, इक्वल है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद उनके बीच का जो एंगल्स हैं वो भी क्या है, बराबर है। ठीक है, ये देखो, these all forces are inclined 120 120 and 120, और इस रीजन की वजह से ये सारी फोर्सेस का सम क्या आएगा, जीरो। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में आंसर निकालना पड़े कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ओवर दिस, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक चार्ज एज्यूम करना है ताकि हम इस शॉर्टकट में पहुंच जाएं। तो एज्यूम कर लेंगे तो ये इन दोनों की जो फोर्स है वो इसकी फोर्स से क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो ये जीरो हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल हमें क्या करना है, क्योंकि हमें टोटल फोर्स निकालनी है, तो हम बाकी कुछ नहीं फोकस करेंगे, सिर्फ इस फोर्स के ऊपर फोकस करेंगे, और यही फोर्स जो है इन दोनों का क्या होगी दोस्तों, रिजल्टेंट होगी। तो ऑब्वियस है कि अगर मान लो, हम आपको याद होगा कि इसकी जो लेंथ थी दोस्तों वो L/√3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो फोर्स होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और द पेयर ऑफ चार्जेस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एंड द डिस्टेंस इज L/√3 होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो बी केयरफुल कि अब ऐसे क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे दोस्तों। अब अपना जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, दैट इज सम ऑफ जीपी एंड सम ऑफ एपी। ठीक है, नाम तो दोनों के सुने हैं। तो अपने पास जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और एपी आप 10th में पढ़ के आए थे, दैट इज अरिथमेटिक या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसमें ये चीज मैथ्स में यूज होती है, लेकिन फिजिक्स में इसको बहुत सारी प्रॉब्लम में यूज किया जाता है बच्चों। और क्योंकि हम इन रिजल्ट्स को भूल गए होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसलिए अपने को ध्यान देना है कि सबसे पहले तो जीपी को पहचानने आना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो जीपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें बच्चों फर्स्ट टर्म और अगली टर्म का जो रेशो होता है वो अगली टर्म्स के रेशो के बराबर होता है। ठीक है ना, जैसे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग क्या ले रहे हैं, 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो अपने को पता है कि दिस इज द फर्स्ट टर्म, और मे बी दिस सीरीज गो टू एन या इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक चली जाती है। ठीक है, अब अपने को सिर्फ पहचानने को बोला है कि इज इट जीपी। तो जीपी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन रेशो जो कंसेक्टिव नंबर के बीच में होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यू नो दैट 4/2 must be equal to 8/4 must be equal to 16/8 and so on. Is it? Yeah, 2 is equal to 2 is equal to 2. So you got it, I think, कि ये जो है ऐसी
ऐसी सीक्वेंस नंबर्स की जिसमें कंसेक्टिव नंबर्स का जो रेशो है वो सब जगह पे क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो ऐसी कहीं भी अगर अपने को देखने को मिले तो इस वाली चीज को अपन क्या बोलते हैं, जीपी। क्या बोलेंगे, जीपी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा आपको बस क्योंकि जीपी याद रहे या नहीं रहे, आपको इसके फार्मूले जरूर याद रखने हैं। तो आपको फिर ऐसी नौबत आ सकती है बच्चों कि अगर ये जीपी में है तो आपको फिर इसका क्या करना है, इन सारी चीजों को जोड़ना है, और जो कि उसकी लास्ट टर्म क्या ले रहे हैं अपन, इन्फिनिटी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी ले रहे हैं दोस्तों। तो इसमें अपन क्या लिखते हैं, सम ऑफ जीपी या सम ऑफ दैट इज जीपी। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, इसको लिखते हैं दोस्तों अपन, दैट इज द फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशो। ठीक है। तो रूल के अनुसार यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, यहाँ पे है 2। ठीक है। और आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस कॉमन रेशो कितनी है यहाँ पे, 2। कॉमन रेशो कितनी है अपने पास, 2। तो ये क्या हो गया, a और 1 माइनस, और कॉमन रेशो कितनी आ गई, 2। तो इसको अपन क्या लिख पाएंगे, दैट इज 2 अपॉन दैट इज 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1। तो ये लिखेंगे अपन इसको -2। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको याद रखना है दोस्तों कि किस तरह से हम इसको कर रहे हैं, कि सम ऑफ द इनफाइनाइट, ये स्पेशल वर्ड इसमें यूज हो रहा है बच्चों, सम ऑफ द इनफाइनाइट दैट इज जीपी सीरीज इज द ए अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज ए अपॉन 1 माइनस आर। तो आप इस फार्मूले पे जरूर फोकस करिएगा, हम इसको आगे जाके यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ से पहचानना है कि जब अब अपने आप आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि हाउ इट इज जीपी एंड हाउ इट इज एपी। ठीक है। अब उसी तरह से एपी के बारे में तो आपको पता है, एपी आप 10th में बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन फिर भी अगर भूल गया है तो एपी को कैसे समझते हैं। एपी में वर्ड यूज होता है बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्या यूज होता है, कॉमन डिफरेंस। जैसे 3, 6, 9, 12। ठीक है। ये क्या हो गया, 3, 6, 9, 12। तो इसमें कॉमन डिफरेंस, इसमें रेशो नहीं, रेशो में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या लेना है अपने को, डिफरेंस। तो कंजक्टिव टर्म का डिफरेंस कितना आ गया, 6 माइनस 3, 3, 9 माइनस 6, 3, और 12 माइनस 9, 3। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कंजक्टिव टर्म का क्या आना चाहिए, सेम। तो इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं अपन एपी। तो अगर एपी में अगर हमें इनफाइनाइट टर्म्स दी होती हैं दोस्तों, तो इनफाइनाइट टर्म जो है वो एपी में जो है उनका सम जो है वो डिफाइन नहीं होता है, इट इमर्ज इनटू इन्फिनिटी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें फिर क्या किया जाता है, इसमें हमेशा हमारे पास टर्म्स दी होती हैं, जैसे एन टर्म्स, इसमें इन्फिनिटी तक चलता है तो अपन ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। लेकिन इसमें इन्फिनिटी में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे आंसर भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि यहाँ पे जो दोस्तों अपन बात करेंगे किसकी, दैट इज द एन टर्म्स की। यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं, एन टर्म। तो एन टर्म का मतलब कि वी नो अबाउट द लास्ट नंबर, दैट इज इट इज फाइनाइट, और जिसमें अंत का पता नहीं है तो वो इनफाइनाइट। तो सम ऑफ एपी में अपन एन टर्म्स ही ले पाते हैं। तो उसका जो सम है वो आपको 10th में आपने पढ़ा था, वो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, n/2। ठीक है। इनसाइड वी हैव 2a प्लस, देन आफ्टर वी हैव n-1 इंटू डी। ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारे पास इसका फार्मूला हो गया। n क्या है, जैसे मान लो वी आर यूजिंग 20 टर्म्स, तो n कितना हो गया, 20। तो फर्स्ट टर्म इज a एंड n इज अगेन 20 नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। तो ये क्या हो गया, d। d यहाँ पे क्या माना जाएगा, कॉमन डिफरेंस। तो like here we are having common difference is equal to 3, so we will substitute over here 3। so be very careful कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब जो है एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है, वो ये है, वो अपने पास पैरेललोग्राम से ही आता है, क्योंकि अपने को जनरल एक्सप्रेशन जरूर याद रहता है, लेकिन उसमें और भी कुछ है जिसको अपन यूज कर सकते हैं दोस्तों। वो ये है, लाइक we are having, this is b vector and this we are having a vector, clear? And you know that this is the diagonal which is representing the resultant, and this is, you know, the total angle between the two vectors,
and this is very special. This is alpha. This is the angle made by resultant with the, you can take this as, what is called as the second vector या a vector b vector, अपन इसमें से एक ले रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, क्लियर। अब इसमें जो है हमें क्या, तो इसमें हमें रिजल्टेंट के बाद कुछ और भी सोचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलो इसको एक काम करते हैं, सिमेट्री में अपन नीचे इसको ए ही बैठाते थे, इसको बी रखते थे, है ना। इस ओके, आप ए बी से बी से कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपके ऊपर सिंबल का कोई इशू नहीं होता है, बस आपको एक ट्रिक सीखना है कि उसमें गलती ना हो जाए। इसलिए बी वेरी केयरफुल कि अपन मान लो यहाँ पे ए ले लिया तो यहाँ बी ले लिया, यहाँ बी ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, कोई इशू नहीं रहेगा। बस फार्मूला कैसे डिटेक्ट होना है वो ध्यान में रखिए। रिजल्टेंट के बारे में तो आपको पता है, रिजल्टेंट इज टेकन एज द फर्स्ट बी देन 2ab cos थीटा। तो याद रखें, थीटा इज हेयर द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, है ना, इट इज नॉट दैट अल्फा, ठीक है। लेकिन हम अल्फा को क्या करते हैं दोस्तों, अल्फा को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अल्फा के लिए जो है बहुत इंटरेस्टिंग, उसी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको पढ़ा था, आपने पढ़ा था सॉरी, ठीक है। तो वो कितना था, tan ऑफ अल्फा, ठीक है। तो tan ऑफ अल्फा मींस अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर और द ईदर वेक्टर ए, ठीक है। तो अगर इसको लिया आपने तो यहाँ पे आप बी केयरफुल रहे कि मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां से बी से उठाना है। तो बी देन साइन थीटा, further we have a then plus b cos थीटा। याद है ना, ये मैंने या जहां भी अपन पढ़ते थे 11th में हम लोगों ने इस चीज को बड़े अच्छे से किया था। ये तो जग जाहिर है कि ये तो आप बार बार कर रहे हो तो आपको याद हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये भी आपको tan अल्फा मतलब कि ये अल्फा को निकालने का तरीका भी आना चाहिए। तो बी केयरफुल कि अल्फा इज द एंगल मेड बाय द ए वेक्टर, सो वी हैव टू स्टार्ट हियर विद द बी, दैट इज द लेफ्ट वन। और ये यही चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अगर अपन बी लिए होते तो यहाँ क्या आता, ए आता, ठीक है ना, एंड द रेस्ट टर्म, ठीक है ना। इसलिए ये चीज आप प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इन चीजों का यूज न्यूमेरिकल्स में होगा, ठीक है। तो बी केयरफुल।